मैं मानता हूं सहारा ने उस पैसे को कन्वर्जन किया, क्यूसॉक में लेकर गए, लेकिन वो भी भुगतान की प्रक्रिया से हुआ। एडवाइस निकली, पासबुक सर्टिफिकेट निवेशक से लिए गए, इसके बाद उसको नई स्कीम में उसको पहुंचा दिया गया। उसके ब्याज को, उसके लाभ को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया। जो वो कन्वर्जन किया गया था इस सोच के आधार पर किया गया था कि हम इस पैसे को उठाकर दूसरी डिवीजन में शिफ्ट कर देंगे। तो जब दूसरी डिवीजन में पैसा शिफ्ट कर देंगे, जब तक ये पैसा सेबी के पास दे देते हैं और सेबी को ये विश्वास हो जाएगा कि हमने निवेशकों का भुगतान किया है, तो सेबी हमारा पैसा वापस कर देगी। चलो मान लिया वो भी कन्वर्जन जो किया गया था वो गैर कानूनी तरीके से किया गया था, उस कन्वर्जन को रिजेक्ट कर दिया जाए। अब सेबी को यदि ये लगता है कि रियल एस्टेट का जो निवेशक था और हाउसिंग का जो निवेशक था उसको क्षति पहुंचाकर या उसको गलत तरीके से डाइवर्ट करके क्यूसॉक में पहुंचाया गया, तो फिर क्यूसॉक का पैसा सेबी रिटर्न कर दे। क्यूसॉक का ना सोचकर ये सेबी कहे कि सहारा के पास जो भी 3 करोड़ निवेशकों के पैसे पड़े हुए हैं वो सहारा सारे डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध कराए और हम उन निवेशकों का घर घर चेक पहुंचा देंगे, घर घर भुगतान पहुंचा देंगे। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल देसी लल्लन टॉप में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक स्टेटमेंट सेबी के पूर्व चेयरमैन सिन्हा जी का आया है। सिन्हा ने सेबी के कार्यकाल के दौरान सहारा पर बड़ी कार्रवाई करने का प्रयास किया और बड़ी कार्रवाई की थी। जब वो अब रिटायर हो गए हैं और अपनी किताब बेचना चाहते हैं और अपनी किताब लिखना चाहते हैं, उस किताब को बेचने की खातिर सहारा का नाम लेकर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। सेबी के चेयरमैन ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और अरुण जेटली के नाम का सहारा लेकर कहा है कि सहारा मामले पर इन 3 पूर्व वित्त मंत्रियों ने कोई दखल अंदाज नहीं किया। आखिर और आज बात वही पुरानी आ गई है जो सहारा इंडिया के सुब्रत राय प्रमुख कहते थे कि कांग्रेस का हमें फंसाने में हाथ है। कांग्रेस चाहती है कि सहारा तबाह हो जाए। कहीं ना कहीं सच्चाई किसी न किसी व्यक्ति की जुबान पर आ ही जाती है और आज जिस व्यक्ति ने सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की थी वही व्यक्ति अपनी जुबान से सच उगल बैठा। लेकिन उस सच में थोड़ा सा एक अंतर हुआ। सच में अंतर यह हुआ कि उन्होंने उसमें अरुण जेटली को भी शामिल कर लिया, जबकि अरुण जेटली 2014 में सरकार आने के बाद ही वित्त मंत्री बने और सेबी ने जो कार्रवाई सर्वप्रथम सहारा के खिलाफ की वो की थी 2011 में। इसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित किया, 15% ब्याज सहित निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा करवा दिया जाए। लेकिन उन्होंने जेटली का भी सहारा लिया। वजह स्पष्ट है कि वो अब अपनी किताब बेचना चाहते हैं और किताब बेचने की खातिर एक व्यक्ति कितना गिर सकता है, एक पूर्व अधिकारी भारत सरकार का कितना गिर सकता है, इससे नवीनतम उदाहरण कोई नहीं है। साथियों, मैं यहां ना सहारा का पक्ष लूंगा या ना सेबी का पक्ष लूंगा। मैं एक स्पष्ट सरलता से एक अपनी बात अपने अंदाज में रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि देश में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे वो पैरा बैंकिंग का काम हो, चाहे वो बैंकिंग का काम हो, चाहे वो एटीएम का काम हो, चाहे पेटीएम का काम हो, गूगल पे समेत पता नहीं कितने प्रकार की इस सेक्टर से लगभग जुड़ी हुई कंपनियां कार्य कर रही हैं। तो हर कंपनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई 200% निकलेगा। हर कंपनी 100% कानून का अनुपालन नहीं करती है, नहीं कर सकती है और ना ही कर पाएगी। तो इसका मतलब क्या है
कि उन कंपनी के जो कस्टमर हैं, उन कंपनी के जो ग्राहक हैं या उन कंपनी का जो एम्प्लॉय है, क्या उसको भी सजा इस बात की देनी चाहिए कि कंपनी ने जो चीज का अनुसरण नहीं किया, कंपनी ने जो कानून का फॉलो नहीं किया, उसके लिए उसके निवेशक को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उसके एम्प्लॉय को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? मैं मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सेबी ने और सेबी के पूर्व चेयरमैन सिन्हा ने यही किया था। जब सहारा की संपत्तियों को अटैचमेंट किया, सहारा की संपत्ति को सीज किया, सहारा की संपत्ति को बेचने का प्रयास हुआ, तो सहारा की आर्थिक स्थिति गड़बड़ानी, जिससे उसके 13 लाख एम्प्लॉइयों पर सीधा सीधा असर पड़ा। कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को सेबी ने बेरोजगार कर दिया। हजारों लोगों की शादियां लटक गईं और करोड़ों निवेशकों का भरोसा टूटा सरकार के ऊपर से। क्योंकि सरकार के जो बोर्ड हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे वो IRDA हो, चाहे वो सेबी हो, कोई भी सरकारी बॉडी का काम ये नहीं है निवेशकों के हित को अहित करना, निवेशकों को मानसिक क्षति पहुंचाना, उनके एम्प्लॉइयों को क्षति पहुंचाना। इन बोर्डों का उद्देश्य ही यही है कि सरकार के राजस्व में ग्रोथ हो, कंपनी अच्छे से डेवलप करे, उनके एम्प्लॉय अच्छे से डेवलप करे, रोजगार की कंपनी नए नए साधन उपलब्ध कराए और जो निवेशक है उसका बाजार में भरोसा बना रहे। मैं अपनी बात को, जो भी अपने शब्द हैं उनके माध्यम से रखना चाहते हैं, मैं पूछना चाहूंगा सेबी के पूर्व चेयरमैन सिन्हा जी से, हो सके तो ये वीडियो उनके व्हाट्सएप, उनके मेल तक जरूर एक बार पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें। वो मेरे 4-5 सवालों का जवाब दे दें, मैं मान जाऊंगा उन्होंने सही कार्रवाई की है। जो सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा क्या ब्लैक मनी है? अगर ब्लैक मनी नहीं है, वो पैसा निवेशकों का है, तो वो निवेशकों को पैसा लौटाया क्यों नहीं गया है? अगर निवेशकों को पैसा दिया जा चुका है, तो वो पैसा सेबी के पास क्यों पड़ा है? तो वो पैसा सहारा को रिटर्न क्यों नहीं दिया गया है? ये सवाल सेबी के पूर्व चेयरमैन के पास और ना वर्तमान चेयरमैन के पास नहीं होंगे, क्योंकि ये कार्रवाई अपने ईगो को, अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को बचाने या तोड़ने के लिए की गई थी, ना कि कानून के खिलाफ सहारा ने काम किया था उसके लिए की गई थी। मैं मानता हूं सहारा भी कानून के खिलाफ काम करती है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो 100% किसी भी रूल का 100% फॉलो कर सके। अब जब वो 20-22 हजार करोड़ रुपए जो आज सेबी के पास पड़ा हुआ है, उससे लाखों लोगों की रोजी पर दांव लग गया है, करोड़ों निवेशक मानसिक तरीके से अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रहा है। इस बात की गिलानी ना ही सेबी के पूर्व चेयरमैन सिन्हा जी को है, ना ही वर्तमान चेयरमैन को है। अब आप लोग जिम्मेदारी के साथ कमेंट करें और लिखें कि सहारा मामले पर यदि सहारा ने कानून का फॉलो नहीं किया है, तो सेबी ने भी कानून की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। कोई भी कानून ये नहीं कहता है कि एक व्यक्ति का पैसा 2 जगह दिया जाए। सहारा इंडिया का जो केस था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट पर और सहारा इंडिया हाउसिंग पर, इन दोनों कंपनियों को 24,000 करोड़ रुपए 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि सेबी के पास जमा करा दिया जाए और सेबी उस पैसे को निवेशकों को सीधा वापस कर दे। मैं मानता हूं सहारा ने उस पैसे को कन्वर्जन किया, क्यूसॉक में लेकर गए, लेकिन वो भी भुगतान की प्रक्रिया से हुआ। एडवाइज निकली, पासबुक सर्टिफिकेट निवेशक से लिए गए, इसके बाद उसको नई स्कीम में उसको पहुंचा दिया गया। उसके ब्याज को, उसके लाभ को क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया।
जो वो कन्वर्जन किया गया था इस सोच के आधार पर किया गया था कि हम इस पैसे को उठाकर दूसरी डिवीजन में शिफ्ट कर देंगे। तो जब दूसरी डिवीजन में पैसा शिफ्ट कर देंगे, जब तक ये पैसा सेबी के पास दे देते हैं और सेबी को ये विश्वास हो जाएगा कि हमने निवेशकों का भुगतान किया है, तो सेबी हमारा पैसा वापस कर देगी। चलो मान लिया बोबी कन्वर्जन जो किया गया था वो गैर कानूनी तरीके से किया गया था, उस कन्वर्जन को रिजेक्ट कर दिया जाए। अब सेबी को यदि ये लगता है कि रियल एस्टेट का जो निवेशक था और हाउसिंग का जो निवेशक था उसको क्षति पहुंचाकर या उसको गलत तरीके से डाइवर्ट करके क्यूसॉप में पहुंचाया गया, तो फिर क्यूसॉप का पैसा सेबी रिटर्न कर दे। क्यूसॉप का ना सोचकर ये सेबी कहे कि सहारा के पास जो भी 3 करोड़ निवेशकों के पैसे पड़े हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट हमको उपलब्ध कराए और हम उन निवेशकों का घर घर चेक पहुंचा देंगे, घर घर भुगतान पहुंचा देंगे। लेकिन सेबी के किसी भी अधिकारी में ये भी हिम्मत नहीं है। सच्चाई ये है मित्रों, इस देश का सबसे ज्यादा यदि कोई कानून का अपहरण करता है, कानून की धज्जियां उड़ाता है, तो वो जो कानून बनाने वाली एजेंसियां हैं सबसे ज्यादा वही इस कानून को की धज्जियां उड़ाती हैं। देश के राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने पार्टी फंड के लिए, अपने पैसे के लिए कंपनियों को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे निवेशक आज हमें कहेंगे कि पता ही नहीं चलता कि हम किसका पक्ष लेते हैं, कभी सारा का, कभी सेबी का, कभी निवेशक का, कभी सरकार का। हम आपको आज स्पष्ट कर रहे हैं, मैं ना सहारा का पक्ष लेता हूं, ना सेबी का पक्ष लेता हूं, ना सरकार का पक्ष लेता हूं, ना निवेशक का पक्ष लेता हूं। मैं तो उस चीज का पक्ष लेता हूं जिस चीज को लेकर इस देश में बहुत सारे काम गलत हो रहे हैं। सहारा ने भी गलत किया, उसकी भी मैंने आलोचना की। सेबी ने जो गलत किया उसकी मैंने आलोचना की। सरकार ने जो गलत किया उसकी भी मैंने आलोचना की। लेकिन सेबी ने जो कृत्य किया वो माफी लायक नहीं है, वो अपराध की दृष्टि में है, क्योंकि कोई भी सरकारी बोर्ड या सरकारी संस्था यदि किसी के जीवन को नुकसान पहुंचाती है, उसके खाने पीने पर रोक लगाती है, उसके जिंदगी जीने के तरीके पर रोक लगाती है, तो ये न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये प्राकृतिक दृष्टि से भी गलत है। मैंने माना, हो सकता है आप लोग भी मानते होंगे कुछ तो गलत किया होगा सहारा ने, निवेशक भी यही बात मानता है, कुछ तो गलत किया होगा सहारा ने। तो कुछ की सजा इतनी बड़ी कि निवेशक सड़कों पे है, निवेशक अपने बाल खुजा रहा है, निवेशक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अरे कंपनी ने गलत किया था, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा इंडिया हाउसिंग के निदेशकों को जेल में होना चाहिए था। आज वो तो स्वतंत्र हैं, घूम रहे हैं आजादी के साथ, जेल में उनको होना चाहिए था। क्यों नहीं है वो जेल में यदि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया था? चलिए अब निवेशक की बात को खत्म करते हैं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे सत्यता सरकार के पास पहुंचे, सरकारी माध्यमों के पास पहुंचे और इस ठग चोर बेईमान सेबी का पूर्व चेयरमैन इसके पास भी पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा कानून की धज्जियां इसी व्यक्ति ने उड़ाई हैं। सहारा के तो दावे थे कि सेबी का चेयरमैन हमसे रिश्वत मांगता है, सहारा के दावे थे, कांग्रेस के इशारों पर सेबी का पूर्व चेयरमैन सिन्हा नाच रहा है। आज अपनी किताब को बेचने के लिए सहारा का नाम लेकर एक बार फिर अपने आप को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है सहारा इंडिया से जुड़े हुए देश में कम से कम 5 करोड़ नागरिक रहते हैं। 5 करोड़ नागरिकों में से यदि 2%, 3% लोगों ने भी हमारी किताब को पढ़ा तो हमारी किताब का प्रचार बड़े स्तर से बाजार में हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकें और
मेरे वीडियो को शेयर करना मत रोका करें, शेयर जरूर किया करें, क्योंकि एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो सहारा मामले पर लगातार गौर कर लगातार ध्यान रखकर जो सहारा की गलतियां हैं उनको उजागर करता है, जो सेवी की गलतियां हैं उनको उजागर करता है और निवेशकों के हितों के लिए प्रयास करता है। धन्यवाद। जय श्री राम।